हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेंशन क्लासेस। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं दीपक शर्मा आप सभी को सांख्यिकी का अध्ययन करा रहा हूं। अब तक हमने पूर्व वाली क्लास के अंतर्गत प्राथमिक समूहों को एकत्र करने की विधियों के बारे में अध्ययन किया था। इसमें से हम 3 विधियों का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे थे। चतुर्थ विधि के बारे में अध्ययन कर रहे थे हम, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचनाओं की प्राप्ति। वही हेडिंग डाल लीजिए, प्राथमिक समूहों को एकत्र करने की विधियां। सभी विद्यार्थी प्राथमिक समूहों को एकत्र करने की विधियां। जो प्राथमिक समूह है, उन प्राथमिक समूहों को एकत्र किस प्रकार से किया जाता है, कैसे किया जाता है, उसके बारे में बताया गया है। तो एकत्र करने की जो भी विधियां हैं, इसकी उन विधियों का अध्ययन करेंगे। 3 विधियों का अध्ययन हम पूर्व वाली क्लास में कर चुके हैं। चतुर्थ विधि का अध्ययन भी पूर्व वाली क्लास में कर दिया हमने। चतुर्थ विधि के जो परिभाषाओं के सूचकों द्वारा अनुसूचियां भराकर। चौथी विधि कौन सी थी बच्चों? सूचकों द्वारा। सूचक कौन होते हैं? सूचक सूचना लाने वाले, ठीक है, जो हमारे लिए सूचना लेकर आ रहे हैं। सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्ति। पूर्व वाली क्लास में हमने सूचकों द्वारा अनुसूचियां किस प्रकार से भरवाई जाती है, उसके क्या नियम होते हैं, उसके बारे में अध्ययन किया था। यानी इसकी परिभाषाओं के बारे में और इसके गुणों के बारे में अध्ययन किया था। आज की क्लास में हम जो चतुर्थ विधि है, चतुर्थ विधि में कुछ दोष पाए गए हैं, उन दोषों का और सावधानियों का अध्ययन करेंगे। तो हेडिंग डाल लीजिए इसमें, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचनाओं की प्राप्ति। लिखिए, इस विधि में दोषों का अध्ययन करेंगे हम। इस विधि में निम्नलिखित क्या पाया जाता है? दोष। निम्नलिखित दोष इस विधि में निम्नलिखित दोष पाए गए हैं। वो कौन कौन से दोष हैं? सामान्यतः इसके दोषों को 7 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया बच्चों? 7 भागों में। दोष कौन कौन से हैं? उन 7 भागों को हम एक चार्ट या डायग्राम की सहायता से जान लेते हैं। ये 7 दोष कौन कौन से हमारे? मैंने आपको पूर्व में बताया था कि डायग्राम या चित्रों के माध्यम से उनके दोषों को या गुणों को या विशेषताओं को पढ़ने से हमें सरलता पूर्वक उन तथ्यों को हम जान सकते हैं। याद करने में हमें सुविधा भी होती है। कितने दोष बताए गए बच्चों? इसके 7 दोष बताए गए। 1 2 3 4 5 छोटे छोटे, ज्यादा बड़े दोष भी नहीं है। 6 अंतिम दोष बताया गया, 7वां दोष। पहले नाम जान लेते हैं, कौन कौन से दोष बताए गए हैं इसके। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7। सूचकों द्वारा अनुसूचियां भराकर जो सूचनाएं प्राप्त की जाती है, इन सूचनाओं को जब प्राप्त किया जाता है तो इसमें कुछ दोष पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बच्चों? कुछ दोष पाए जाते हैं। कौन कौन से दोष हैं? नंबर 1, पहला दोष लिखिए, सूचकों में रुचि का अभाव। पहला दोष है हमारा, पहला दोष क्या हो गया हमारा? पहला दोष है सूचकों में रुचि का
अभाव होना। सूचकों में रुचि का किस प्रकार से अभाव पाया जाता है? दूसरा लिखिए सीमित क्षेत्र का होना। दूसरा कौन सा हो गया? सीमित क्षेत्र का होना। तीसरा लिखिए पक्षपात या वर्ग भावना का अभाव होना। पक्षपात या वर्ग भावना का अभाव। ठीक है। चतुर्थ लिखिए अनिश्चितता या ऐसे कर लो, चतुर्थ लिख लो लिखित में सूचना देने का भय। वैसे ये चतुर्थ पॉइंट है सभी के लिए आवश्यक होता है। लिखित में सूचना देने का भय। पांचवा पॉइंट हमारा अनिश्चितता। निश्चितता पांचवा हो गया अनिश्चितता। छठा लिखिए लोचशीलता का अभाव। लोचशीलता का अभाव। और सातवां अंतिम दोष लिखिए भ्रामक निष्कर्ष। भ्रामक निष्कर्ष। सूचकों द्वारा जब अनुसूचियां भरवाकर सूचनाओं की प्राप्ति की जाती है तो इस प्राप्ति के समय 7 प्रकार के दोष हमारे सामने आते हैं। कितने दोष आते हैं बच्चों? 7 प्रकार के दोष बताए गए हैं। प्रथम है सूचकों में रुचि का अभाव होना। दूसरा बताया गया है सीमित क्षेत्र का होना। तीसरा बताया गया पक्षपात या वर्ग भावना का अभाव होना। चौथा दोष बताया गया है लिखित में सूचना देने का भय होना। पांचवा बताया गया अनिश्चितता। और छठा बताया गया लोचशीलता का अभाव। और सातवां है भ्रामक निष्कर्ष। सभी सातों दोषों के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। नंबर 1 पे हेडिंग डाल लीजिए सूचकों में रुचि का अभाव होना। फर्स्ट पॉइंट है दोषों में सूचकों में रुचि का अभाव। अब जो सूचक होते हैं, सूचक कौन होते हैं? सूचना लाने वाले। तो सूचकों के अंतर्गत रुचि का अभाव किस प्रकार से पाया जाता है? कहने का तात्पर्य होता क्या है? कुछ सूचक ऐसे होते हैं जो आलसी प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? आलसी प्रकृति के होते हैं। जैसे आप लोगों में से कुछ विद्यार्थी भी, जैसे हम लोग भी होते हैं, कुछ विद्यार्थी सब आज नहीं कल पढ़ लेते हैं तो ये आलस्यपन हो जाता है। उसी प्रकार जब सूचक को कोई कार्य करने के लिए दिया जाता है, सूचनाएं या समूह को एकत्र करने के लिए कहा जाता है, तो उसके द्वारा क्या करता है? अरे यार कल कर लेंगे, छोड़ते हैं, कल कर लेंगे ये काम। तो ये क्या आलसपन की भावना होती है। तो आलसपन की जब भावना सूचकों में आ जाती है तो हमें जो सूचना हमें प्राप्त होनी होती है वह सही समय में हमें प्राप्त नहीं हो पाती। तो इसमें लिख लीजिए एक लाइन के अंतर्गत कि सूचकों में रुचि का अभाव। सूचकों में रुचि का अभाव एवं सूचकों में रुचि का अभाव एवं आलस्य के कारण यानी जो आलसीपन हो जाता है कि ये काम को कल के लिए टालना, आज परसों के लिए टालना, तो टाल दिया जाता है। तो आलस्य के कारण यह देखा जाता है कि प्रश्नावलियां होती है, प्रश्नावलियां बड़ी संख्या में भरकर प्रश्नावलियां बड़ी संख्या में भरने के बाद भी प्राप्त नहीं हो पाती। बड़ी संख्या में भरने के बाद, उनको फील करने के बाद भरकर प्राप्त नहीं होती। कई बार सूचक क्या होता है, सूचक के द्वारा प्रश्नावली
के माध्यम से सूचना एकत्र तो कर ली जाती है, लेकिन उन सूचनाओं को या उन प्रश्नावलियों को समय पर उन्हें प्रस्तुत नहीं किया जाता है। वह व्यक्ति प्रश्नावली को रख लेता है भरकर और सोचा कि साहब मैं कल पहुंचा दूंगा उसके पास, आज थोड़ा काम है तो आज ऐसा नहीं करेंगे, तो वह काम कल पहुंचाने का प्रयास करता है। ठीक है, पहला दोष हो गया हमारा। सेकंड लिखने, सेकंड कौन सा है? सीमित क्षेत्र का होना। सीमित क्षेत्र, मेरे साथ लिखते रहना, कोई कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। सीमित क्षेत्र किस प्रकार से है? कहने का तात्पर्य है जो सूचकों द्वारा अनुसूचियां हम भरवाते हैं, फिल करवाते हैं, उसका सीमित क्षेत्र इसलिए बताया गया है क्योंकि इस विधि का प्रयोग केवल शिक्षित वर्ग के लिए किया जा सकता है। कौन कर सकता है? केवल शिक्षित वर्ग, जो पढ़ा लिखा व्यक्ति होगा वही इस विधि के माध्यम से सूचना एकत्र कर सकता है। कहने का तात्पर्य जो शिक्षित होगा वही व्यक्ति सूचना एकत्र कर सकता है, अन्य कोई व्यक्ति सूचना एकत्र सुन तो सकता है लेकिन उसको लिख नहीं सकता है। यहाँ प्रश्नावलियों में प्रश्न लिखे हुए होते हैं, उनको पढ़ना भी आवश्यक होता है और लिखना भी आवश्यक होता है, इसलिए इसका सही क्षेत्र क्या बताया गया? सीमित बताया गया। तो इसमें लिख लीजिए, इस रीति का प्रयोग केवल इस रीति का प्रयोग केवल शिक्षित वर्ग या शिक्षित क्षेत्र कह सकते हैं, शिक्षित क्षेत्र में ही संभव है। केवल शिक्षित क्षेत्र में ही संभव है, शिक्षित क्षेत्र में इस विधि का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि ये अशिक्षित क्षेत्र के अंतर्गत इस विधि का प्रयोग किया जाएगा तो हमें सूचनाएं जो प्राप्त होगी अशुद्ध प्राप्त होगी। तो शिक्षित संभव है जहां सूचक वर्ग अशिक्षित हो वहां पर यह संभव नहीं है। अशिक्षित हो वहां यह विधि या रीति संभव नहीं है। शिक्षित वर्ग का या शिक्षित सूचक का होना परम आवश्यक है। यदि आपका द्वारा जो सूचक है, जो सूचना लेके आ रहा है आपके लिए, वह शिक्षित नहीं है या जिस स्थान पर वह सूचना लेने के लिए जा रहा है वहां के लोग शिक्षित नहीं है, तो वह सूचनाएं सही प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकता। यह भी इसमें बहुत बड़ा दोष पाया जाता है। दोष नंबर थर्ड, पक्षपात या वर्ग भावना का अभाव होना। हेड डाल लीजिए, पक्षपात या वर्ग भावना का अभाव, या वर्ग भावना का अभाव। पक्षपात या वर्ग भावना का अभाव होना। किस प्रकार से पक्षपात पाया जाता है? ऐसे कह सकते हैं कि कई बार होता क्या है, सूचक, हमने इसमें गुणों के अंदर पढ़ा था कि इसमें एक से अधिक सूचक होने चाहिए जो सूचनाएं आपके सही समय पर आपको एकत्र करवा सके। तो सब सूचकों की संख्या कई बार बहुत अधिक होती है, तो उस समय सभी सूचकों के द्वारा एक घटना पर, एक तथ्य पर समान प्रकार से विचार प्रस्तुत नहीं किए जाते। जब एक पक्ष के द्वारा अलग विचार, दूसरे पक्ष द्वारा अलग विचार प्रस्तुत किए जाते हैं, तो वहां पर उन सूचकों के मध्य में पक्षपात की भावना का विकास हो जाता है। लिख लीजिए इसमें, यदि सूचकों में वर्ग भावना या किसी समस्या के संबंध में
किसी समस्या के संबंध में एक पक्षीय विचार है तो संबंध में एक पक्षीय विचार है तो वे प्रश्नावली को क्या करेंगे, इफेक्टिव करेंगे, तो वे प्रश्नावली के उत्तर को प्रभावित करेंगे, तो वे प्रश्नावली के उत्तर को प्रभावित करेंगे। ये हो गया साहब। यदि सूचकों में वर्ग भावनाएं या समस्या के संबंध में एक पक्षीय विचार है तो वे उत्तर को प्रभावित करेंगे। एक ही आंसर निकल के आ रहा है, हमें जो तथ्य अनेक प्राप्त करने थे, इसलिए वहां पे यह भी क्या गया, इसमें अभाव पाया गया, यानी यह भी एक दोष पाया गया। ठीक है। नंबर 4 लिखिए, लिखित में सूचना देने का भय। लिखित में नंबर 4, लिखित में सूचना देने का भय। भय से तात्पर्य डर। वैसे सामान्यतः कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी विभाग हो, विभाग के अंदर कोई सूचक जो होता है वह सूचक सूचनाओं को लिखित में कभी प्रस्तुत नहीं करता है, क्योंकि वह डरता है कि यदि इस व्यक्ति के पास लिखित में कोई सूचना पहुंच जाएगी तो भविष्य में यदि हमारे द्वारा कोई गलती की जाती है तो उसका प्रमाण उसके द्वारा सामने तुरंत प्रकट कर दिया जाता है। इसलिए कोई भी व्यक्ति मुख से तो कुछ भी कह सकता है, लिखित में वह सूचनाओं को प्रस्तुत नहीं कर पाता है। तो इस विधि के अंतर्गत यहाँ जो कार्य किया जाता है, इस विधि में जो कार्य होता है, यह कार्य लिखित में ही दिया जाता है। इसमें दिया जाता है बच्चों, लिखित में ही दिया जाता है। सूचक लिखित में सूचनाएं कम प्रदान करता है, इसलिए यह भी इस विधि में बहुत बड़ा दोष पाया जाता है। वह डरता है कि लिखित सूचना दे दूंगा तो क्या होगा, मान लो सूचना ये गलत हुई, झूठी हुई तो मुझे प्रताड़ित किया जाएगा, तो वह उस भय के कारण लिखित में सूचना बहुत कम देता है। इसमें लिख लीजिए, कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी बात को किसी भी बात या तथ्य को सरलता से, यानी इजी रूप से, सरलता से लिखित लिखित रूप में नहीं देता है, लिखित रूप में नहीं देता है। अतः सूचक होता है, सूचक समस्या के संबंध में स्वतंत्र विचार से डरते हैं, उन्हें भय रहता है कि मान लो हमने लिखित में सूचना प्रस्तुत कर दी, बाद में कभी किसी व्यक्ति के द्वारा जांच की गई और हम यदि गलत पाए गए तो उस व्यक्ति फर्म के अनुसंधानकर्ता के द्वारा हमें प्रताड़ित किया जा सकता है, निकाल सकता है, हमारे ऊपर कोई जुर्माना लगा दिया जा सकता है। इसलिए वह लिखित में सूचना देने से क्या होता है, हमेशा डरता रहता है। इसलिए लिखित में सूचनाएं वह बहुत कम प्रस्तुत करता है। ये हो गया हमारे 4 दोष। सूचकों में रुचि का भाव होना, सीमित क्षेत्र का होना, पक्षपात या वर्ग भावना का अभाव पाया जाना और लिखित में सूचना देने का भय रहना। ये 4 दोष हो गए। 5वां, 6वां, 7वां भी आगे अध्ययन करते हैं। तब तक सभी विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। कुछ पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हो। समझ में आ रहा है सभी विद्यार्थियों को?
बहुत अच्छी बात है। लिख लिया सबने, ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए आगे अध्ययन करते हैं दोष नंबर 5, पांचवा दोष। लिख लिया सभी विद्यार्थियों ने? चलो अच्छी बात है। पांचवा दोष लिख लीजिए। पांचवा कौन सा है? अनिश्चितता। हाँ, हेडिंग डाल लीजिए अनिश्चितता। पांचवा दोष हमारा अनिश्चितता। अनिश्चितता किस प्रकार से पाई जाती है? सूचकों द्वारा अनुसूचियां बनवाकर, यानी प्रश्नावली जब हमें सूचकों के द्वारा जब प्रश्नावली हमें प्राप्त होती है, तो प्रश्नावली हमें प्राप्त होगी तो हमें एक डर रहता है किसका? अनिश्चितता वाले तथ्यों का, कि कई बार सूचक के द्वारा अनुसंधानकर्ता को, जो अनुसंधानकर्ता होता है, जो जांच करवाता है, जांच करवाने का कार्य करता है, उसको सूचक गलत सूचना या अनिश्चित सूचनाएं प्रस्तुत कर देता है, तो तथ्य हमारे पास क्या होता है? गलत आ जाता है। तो यह भी इस विधि में बहुत बड़ा दोष पाया जाता है। तो इसमें लिख लीजिए, प्रश्नावली के प्राप्त होने की अनुसंधानकर्ता को प्रश्नावली के प्राप्त होने की सदा, मतलब हमेशा, अनिश्चितता होती है। किस रूप में? ऐसे कह सकते हैं, मान लो अनुसंधानकर्ता के द्वारा सूचक की नियुक्ति कर दी जाती है, सूचक को एक प्रश्नावली भी दे दी जाती है और कहा जाता है कि आप उस गांव में जाइए या उस क्षेत्र में जाइए, सूचनाएं लेकर आइए। इस प्रश्नावली के माध्यम से सूचक उस गांव में चला भी जाता है, लेकिन कई बार वह सूचनाएं नहीं दे पाता है, सूचनाएं गलत दे देता है, या तो उस प्रश्नावली को उस अनुसंधानकर्ता तक नहीं पहुंचा पाता है, वह बीच में ही अदृश्य हो जाता है, गायब हो जाता है। सूचनाएं भटकी, उस व्यक्ति को, उस फर्म को लाभ नहीं मिल पाए, तो इस कारण से वह गायब हो जाता है। प्रश्नावलियां भरपूर रूप से भरकर अनुसंधानकर्ता के पास नहीं पहुंच पाती है। यह भी इसके अंदर बहुत बड़ा दोष पाया जाता है। ठीक है, छठा दोष लिखिए, लोचशीलता का अभाव होना। लोचशीलता का अभाव। अब लोचशीलता का किस प्रकार से इसमें अभाव पाया जाता है? बहुत जान कि लोचशील अभाव कैसे पाया जाता है। कहने का तात्पर्य लोचशीलता अभाव इसलिए पाया जाता है कि अनुसंधानकर्ता के द्वारा सूचकों को जो प्रश्नावली दे दी जाती है, तो सूचक का क्या दायित्व बनता है? सूचक का दायित्व यह बनता है कि वह उन प्रश्नों में कोई परिवर्तन नहीं करे। तो यहाँ पर यही होता है, जिसमें लोचशीलता इसलिए कमी पाई जाती है, कई बार अनुसंधानकर्ता के द्वारा सूचक को प्रश्नावली, निश्चित प्रश्नावली दे दी जाती है, तो उन प्रश्नों के अंदर कोई भी हेरफेर नहीं कर सकता है, यानी उन प्रश्नों को छोटा बड़ा बिल्कुल भी वह नहीं कर सकता है। इसमें ग्रेगरी और वार्ड ने अपने तथ्य प्रस्तुत किए थे, पहले लिख लेना। इसमें देखिए, इसमें अपर्याप्त सूचना प्राप्त होने पर, इसमें अपर्याप्त सूचना, किसमें? अपर्याप्त सूचना प्राप्त होने पर, इसमें अपर्याप्त सूचना प्राप्त होने पर या होने पर सूचकों से पूरक मतलब सप्लीमेंट्री पूरक प्रश्न पूछना संभव नहीं होता
है। ये अनुसंधान करता क्या करता है, सूचक को प्रश्नावली देता है, प्रश्नावली जब भरकर उपलब्ध हो जाती है तो सूचक के द्वारा या अनुसंधानकर्ता के द्वारा, दोनों के द्वारा पूरक प्रश्न उस व्यक्ति से नहीं पूछे जा सकते हैं। केवल जो प्रश्न दिए हुए होते हैं सूचक उन्हीं प्रश्नों को पूछ सकता है। अनुसंधानकर्ता ने जो प्रश्न निर्धारित कर दिए वह केवल उन्हीं का आंसर जानने का अधिकारी होता है, अन्य तथ्यों का आंसर जानने का अधिकारी इस विधि में नहीं होता है। इसलिए इस प्रणाली में लोचशीलता का अभाव पाया जाता है। यानी इस प्रणाली में लोचशीलता का अभाव पाया जाता है। इसके लिए प्रमुख विद्वान रहे हैं ग्रेगर और वार्ड साहब हैं, दोनों ने अपने तथ्य प्रस्तुत किए। इस दोष से संबंधित हेडिंग डाल लीजिए प्रोफेसर गेगर व वार्ड के अनुसार। इसी में चल रहे हैं हम। प्रोफेसर ग्रेगर व वार्ड, प्रोफेसर गेगर व वार्ड के अनुसार या मतानुसार, ठीक है, प्रोफेसर ग्रेगर व वार्ड के अनुसार या मतानुसार। देखिए प्रत्युत्तर की कमी के कारण अभिनति हो सकती है। अभिनति क्या होता है अभी बताता हूं आप लोगों को, ठीक है। अभिनति हो सकती है। पहले पूरी परिभाषा लिख लेते हैं, बाद में जान लेंगे। अभिनति वैसे विभ्रम को कहा जाता है, त्रुटि को कहा जाता है, गलती को कहा जाता है। समझ में आ गया? मैंने पहले ही बता दिया आप लोगों को कि अभिनति क्या होती है, त्रुटि होती है, गलती होती है। अभिनति को त्रुटि या गलती कहा जाता है। अभिनति हो सकती है जिसे प्रत्युत्तर न होने के कारण, मैं पूरा डिफाइन कर दूंगा परिभाषा को लिखने के बाद। प्रत्युत्तर न होने के कारण से अभिनति कहते हैं, भाई परिभाषा खत्म नहीं, आगे चलेंगे, पहले इसको समझ लेते हैं। प्रत्युत्तर की कमी, जब सूचक के द्वारा अन्य किसी व्यक्ति से प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न का जब उत्तर प्राप्त होता है, उत्तर के माध्यम से जब अगला प्रश्न तैयार हो जाता है तो उसमें इसकी कमी पाई जाती है, अभिनति पाई जाती है। कई बार सूचक को प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो जाने के बाद एक नया प्रश्न में पूछ नहीं सकता है। क्यों नहीं पूछ सकता? क्योंकि उसके पास निश्चित प्रश्नावली उपस्थित होती है। तो यहाँ उसकी अभिनति पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यानी कमी पाई जाए, दोष पाया जाता है उस चीज के बारे में। यहाँ वही बताया जा रहा है। तो प्रत्युत्तर प्राप्त न हो पाने के कारण वहां अभिनति कहते हैं। अर्थात हमारे निष्कर्षों में, इसी में परिभाषा में चल रहा है, ठीक है। अर्थात हमारे निष्कर्षों में एक विशेष प्रकार के व्यक्ति शामिल नहीं होंगे, विशेष प्रकार के व्यक्ति शामिल नहीं होंगे जिनमें हम संपर्क स्थापित करना
जिनमें हम संपर्क स्थापित करना तथा सूचना एकत्र करना चाहते हैं तथा सूचना एकत्र करना चाहते हैं, यानी सूचनाओं को इकट्ठा करना चाहते हैं। प्राय जो व्यक्ति प्रत्युत्तर देते हैं, प्राय जो व्यक्ति प्रत्युत्तर देते हैं, जो व्यक्ति प्रत्युत्तर देते हैं वे विशेष प्रकार के होते हैं, वे विशेष प्रकार के होते हैं। यानी जो व्यक्ति प्रत्युत्तर देते हैं उन व्यक्तियों को विशेष प्रकार के व्यक्ति कहा जाता है। किसने कहा था? ये ग्रेगर एवं वार्ड के अनुसार कहा गया था। ठीक है, ये 7वां दोष हो गया। अंतिम 7वां दोष है अंतिम हमारा भ्रामक निष्कर्ष। लिख लीजिए इसको भी। अंतिम 7वां भ्रामक निष्कर्ष। भ्रामक निष्कर्ष, भ्रामक निष्कर्ष किस पर से है? यानी जो हमें परिणाम प्राप्त होते हैं, प्राप्त सूचनाओं के आधार पर हमेशा भ्रामक निष्कर्ष प्राप्त होने की संभावनाएं रहती है। तो एक लाइन लिख लीजिए, प्राप्त सूचना के आधार पर, प्राप्त सूचना के आधार पर, प्राप्त सूचना के आधार पर भ्रामक परिणाम, भ्रामक परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं, प्राप्त होने की संभावनाएं बनी रहती है, संभावनाएं बनी रहती है। ये हो गया साहब भ्रामक निष्कर्ष। यानी जो हमें तथ्य प्राप्त होते हैं उन तथ्यों में भ्रामक परिणाम भी प्राप्त होने की पूर्ण रूप से संभावना रहती है। जरूरी नहीं है कि सूचक के द्वारा प्रश्नावली में जो तथ्य प्रश्न पूछकर हमें सूचनाएं दी गई है वे सूचनाएं पूर्ण रूप से सही हो। कई बार वे सूचनाएं हो जाती है गलत भी हो जाती है, भ्रामक भी हो जाती है। जो हो गए हमारे सूचकों द्वारा अनुसूचियां बनवाकर जो सूचना की प्राप्ति हो जाती है उसके 7 दोष। स्क्रीनशॉट लेना सभी विद्यार्थी एक बार। इसमें अनिश्चितता 5 पॉइंट, छठता लोकचीनता का अभाव, 7वां बताया गया इसमें भ्रामक निष्कर्ष। ये हमारे 7 दोष कंप्लीट हो चुके हैं, ये इसके दोष कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने? हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी सावधानियां, प्रमुख रूप से 4-5 सावधानियां बताई गई है, उनका भी विस्तार से अध्ययन कर लेते हैं। हेडिंग डाल लेना सभी विद्यार्थी। सूचकों द्वारा अनुसूचियां बनवाकर जो सूचनाओं की प्राप्ति की जाती है, इन सूचनाओं की प्राप्ति के समय कुछ सावधानियां रखना बहुत आवश्यक है। वे सावधानियां कौन कौन सी है? ठीक है, चलिए हेडिंग डाल लीजिए सावधानियां। इस विधि में, इस विधि का कर लेना, इस विधि का प्रयोग करते समय, इस विधि का प्रयोग करते समय हमें निम्नलिखित सावधानियां भी ध्यान में रखना
आवश्यक है। ध्यान में रखना आवश्यक है। तो ये कौन कौन सी सावधानियां बताई गई है? नंबर 1 पहली सावधानी लिखिए। प्रथम सावधानी कौन सी है? जो हमारे प्रश्न बने हुए होंगे वे प्रश्न उद्देश्यों को ध्यान में रखे बने हुए होने चाहिए। पहली सावधानी लिख लीजिए, प्रश्नों का निर्माण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, प्रश्नों का निर्माण उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। यानी आपने जो प्रश्न बनाए गए हैं उन प्रश्नों को बनाते समय जो हमारा सूचना एकत्र करवाने का जो हमारा उद्देश्य है, सूचना प्राप्ति का जो हमारा उद्देश्य है, उस उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही प्रश्नों का निर्माण करना चाहिए। प्रश्नावली में जो प्रश्न बनाए गए हैं उन प्रश्नों को ध्यान में रखना चाहिए उद्देश्यों के आधार पर। दूसरा लिख लीजिए, प्रश्नों की संख्या प्रश्नावली में प्रश्नों की संख्या कम, सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। यानी जो प्रश्न बनाए गए हैं वे प्रश्न कैसे होने चाहिए? प्रश्नों की संख्या कम यानी कम प्रश्न होने चाहिए, सरल होने चाहिए और स्पष्ट होने चाहिए। यानी जो प्रश्नावली में जो प्रश्न तैयार किए गए हैं, सूचक जिनका प्रयोग करता है, वे प्रश्न छोटे भी होने चाहिए, सरल भी होने चाहिए और कम भी होने चाहिए। नंबर 3 लिख दीजिए, तीसरी सावधानी नंबर 3 कि सूचना देने वालों का हर संभव सहयोग भी करना चाहिए। हर संभव सहयोग भी करना चाहिए। यानी जिस व्यक्ति के द्वारा हमें सूचनाएं प्राप्त हो रही है, हमें उस व्यक्ति की भी कुछ न कुछ मदद करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? ताकि वह सूचनाएं हमें बिल्कुल सही प्रकार से दे सके। नंबर 4 लिख लीजिए, प्रश्नावली छोटी हो व उसे वापस प्राप्त करने की चेष्टा भी होनी चाहिए। वापस प्राप्त करने की चेष्टा भी होनी चाहिए। चेष्टा से तात्पर्य क्या है कि आपने जो प्रश्नावली लोगों को पास भेजी है जानने के लिए, उसको पुनः आपका उद्देश्य ये बनता है कि वो प्रश्नावली को पुनः दोबारा आप स्वयं प्राप्त कर ले। आपकी यह इच्छा भी होनी चाहिए कि प्रश्नावली प्रश्न देके छोड़ दिए, उसके उत्तर नहीं जानना, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप उनके उत्तर भी जानिए और उस प्रश्नावली को पुनः आप प्राप्त भी कीजिए। 5वां उद्देश्य लिख लीजिए। 5वां उद्देश्य बताया गया है कि प्रश्नावली के साथ प्रत्युत्तर के लिए जब आप उत्तर प्राप्त कर रहे हो तो प्रत्युत्तर के लिए मोहर युक्त लिफाफा
के लिए मोहर युक्त लिफाफा, यानी आपकी संस्था की या आपकी ब्रांच की उस पे सील लगी हुई होनी चाहिए, मोहर युक्त लिफाफा हो जिससे आपको सही समय पर अर्थात शीघ्र सूचना प्राप्त हो सके, ये हो गए सारे इसके 5 प्रकार बने। सूचकों के द्वारा अनुसूचियां भरवाकर जो सूचनाएं प्राप्त की जाती है, उन सूचनाओं को प्राप्त करते समय हमें 5 प्रकार की सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। पुनः रिपीट कर रहा हूं, सुन लेना एक बार। प्रश्नों का निर्माण उद्देश्यों को ध्यान रखकर किया जाए। नंबर 2, प्रश्नों की संख्या कम, सरल व स्पष्ट होनी चाहिए। नंबर 3, सूचना देने वालों का हर संभव सहयोग भी करना चाहिए। नंबर 4, प्रश्नावली छोटी हो और उसे वापस प्राप्त करने की चेष्टा भी हमें होनी चाहिए। और नंबर 5, प्रश्नावली के साथ प्रत्युत्तर के लिए मोहर युक्त लिफाफा हो जिसमें आपको सही समय पर अर्थात शीघ्र सूचना प्राप्त हो सके। यानी जो व्यक्ति सूचना देकर आपको भेज रहा है, आप मोहर लिफाफा भेजोगे डाक टिकट लगा के, तो वह आपको तुरंत सूचनाएं प्रेषित कर देगा। ये हो गई हमारी चतुर्थ विधि। प्राथमिक समकों को एकत्र करने की चतुर्थ विधि कौन सी है? सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचनाओं की प्राप्ति करना। ठीक है, समझ आ गया सभी विद्यार्थियों को? स्क्रीनशॉट लेना है इसका। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए और कमेंट भी दीजिए। ठीक है, पुनः बार बार कहा जा रहा है सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए। सब्सक्राइब लाइक करने से होता क्या है कि आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में तुरंत सही समय पर आपको सूचना तुरंत मिल जाएगी। इससे आपका भी फायदा है और वो लोगों का भी प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, फ्री में मिल रही है सूचना, इससे क्या बिगड़ रहा है हमारा? केवल एक बेल आइकन क्लिक करना है ओनली फॉर। ठीक है, लेना स्क्रीन सभी विद्यार्थी का एक बार। ये चतुर्विधि हमारी कंप्लीट हो चुकी है। हो गया स्क्रीनशॉट सभी विद्यार्थियों ने? ठीक।